दिस इज पंकज बर्मन और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह है हीट और थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। तो हम बात करेंगे ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी के बारे में। बेसिक तौर पर यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स क्या कहलाता है, ऊष्मा गतिकी कहलाता है। और ऊष्मा गतिकी में हम ऊष्मा और ऊष्मा का बाकी जितने भी प्रकार के ऊर्जा के रूप होते हैं उन सभी के साथ इसका इंटरेक्शन या इसकी जो अंतःक्रिया होती है उसको पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे हीट क्या होता है और हीट की या ऊष्मा की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं व्हाट इज हीट, हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या कहलाता है, ऊष्मा का या ऊर्जा का एक रूप होता है जो कि हमें क्या देता है, सेंसेशन ऑफ वार्मथ, है ना, मतलब गर्माहट का एहसास जो कराता है वही हीट या ऊष्मा कहलाता है। जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है हीट की यूनिट्स, तो इसका एसआई यूनिट होता है जूल, ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, और अदर यूनिट होता है कैलोरी। अब यहाँ पर एक रिलेशन बनता है इनका। रिलेशन मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम कहें कि अगर एक कैलोरी को हम ले लेते हैं ना, 1 कैलोरी की अगर बात की जाए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, तो यहां पर याद रखिएगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। ये रिलेशन है दोनों के बीच में। एसआई यूनिट है जूल, ठीक है, और अदर यूनिट में कैलोरी आता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल इसकी मात्रा होती है, ये ध्यान रखिएगा। हीट की जो विशेषता है उसमें हम देखते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वह हमेशा हॉटर से कोल्डर की तरफ ही होता है। मतलब जो गर्म चीज है, गर्म से ऊष्मा का प्रवाह ठंडे की तरफ होता है। ठीक है, जब कभी भी किसी बॉडी को अगर गर्म किया जाता है ना, किसी भी बॉडी को गर्म किया जाए तो उसमें कुछ होने वाले परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए एक्सपांशन, ठीक है, एक्सपांशन मतलब होता है उसका विस्तार होना। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब होता है संकुचन। तीसरा होता है जिसको आप कहते हैं चेंज इन स्टेट, अर्थात अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, और चेंज इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात विद्युतीय जो उसके गुण होते हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई एक लोहे का टुकड़ा है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म होने पर क्या होता है, एक्सपांड होता है। या सिंपली हम कह लें, मान लेते हैं आइस है, आइस को हम जब गर्म करते हैं तो वह मेल्ट होने लगता है, अर्थात उसमें एक्सपांशन देखा जाता है। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, किसी चीज को गर्म करेंगे, उसमें ऊष्मा देंगे तो वह कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। उदाहरण के लिए जैसे आप लोग अंडे उबालते हैं, है ना, तो अंडों को उबालने के दौरान उसके अंदर का जो पोर्शन होता है वह सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखा जा रहा है। इसी तरह से अवस्था में परिवर्तन, उदाहरण के लिए जैसे आइस है, ठीक है, आइस को हमने गर्म किया तो वह वाटर या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद और गर्म करें हमने तो वह गैस में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हीट की कुछ विशेषताएं होती हैं, इनको ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर, तापमान क्या है भाई। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, गर्माहट और ठंडक के का जो मापन होता है किसी भी वस्तु का, आपकी बॉडी ही हो गई या किसी दूसरी वस्तु हो गई, उनमें हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए जो चीज यूज की जाती है वह तापमान कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह जो होता है वह एक वस्तु से अन्य वस्तु की ओर कैसे होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है ना। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब जैसे हमने अभी बताया कुछ देर पहले, हॉट से कोल्ड की तरफ इसका प्रसार होता है। तो हॉट से कोल्ड में टेम्परेचर डिफरेंस है, एक का टेम्परेचर ज्यादा होगा और दूसरे का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब तापमान को मापने के लिए कुछ प्रकार के स्केल्स का उपयोग किया जाता है। कुछ प्रकार के स्केल्स में जैसे कि सेल्सियस स्केल है,
फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, रूमर स्केल है और रैंकाइन स्केल होता है। इन सभी पैमानों से क्या मापा जाता है? तापमान। अब यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात यह है कि अगर सेल्सियस स्केल की बात होती है तो सेल्सियस स्केल में दो चीजें आपको गौर करने वाली बात ये होती है। पहला होता है आइस पॉइंट, ठीक है, और दूसरा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अर्थात आइस पॉइंट मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप हिम बिंदु, ठीक है। क्या कहलाता है? हिम बिंदु, या इसको हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट होता है यह होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों चीजें याद रखना, ये सेल्सियस स्केल में होता है। वहीं अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं, है ना, फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो यहां पर फ़ारेनहाइट में देखेंगे आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है आइस पॉइंट, ठीक है, ये आइस पॉइंट कहलाता है। उसके बाद 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आइस पॉइंट हो गया फ़ारेनहाइट में। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये कितना होगा? तो ये होता है लगभग 312 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों चीजें भी याद रखना। वहीं अगर हम केल्विन साइकिल की बात करते हैं, सॉरी केल्विन स्केल की बात करते हैं, ठीक है, केल्विन स्केल में यहां पर भी आइस पॉइंट होता है और यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, अर्थात इसका क्वथनांक बिंदु। आइस पॉइंट केल्विन स्केल में कितना होता है? केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू रखी जाती है -273, है ना, -273 केल्विन। जबकि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये 373 केल्विन आ जाता है। तो -273 केल्विन जो है वह आइस पॉइंट है केल्विन स्केल में और बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। ये याद रखिएगा सभी लोग। अब बात आती है रूमर स्केल की। रूमर स्केल में हम देखते हैं तो रूमर स्केल जो है इसमें भी आइस पॉइंट आता है। आइस पॉइंट यहां पर कितना आ जाएगा? ये होता है 0 डिग्री रूमर, इसको आर से डिनोट करते हैं। जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इसमें कितना आ जाएगा? वो होता है 80 डिग्री रूमर के आसपास। तो ये भी ध्यान रखना। फिर इसी तरह से एक और चीज है जिसको हम कहते हैं रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल में भी दोनों पॉइंट्स कंसीडर किया जाता है। सॉरी, रैंकाइन स्केल है ना। रैंकाइन स्केल में क्या है? पहला चीज है आइस पॉइंट, ठीक है, और आइस पॉइंट होता है ये लगभग 441.67 डिग्री रैंकाइन, है ना, 441.67 डिग्री रैंकाइन ये आइस पॉइंट कहलाता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम रैंकाइन स्केल में मापते हैं तो ये कितना हो जाता है? 671.64 डिग्री रैंकाइन। ये चीजें जो है ये वैल्यूज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे रिलेशन निकालने को आ जाता है, मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे करेंगे। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, C/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू होता है R/80 इज इक्वल टू होता है K-273 डिवाइडेड बाई 100। ये रिलेशन है, याद रखिएगा सभी लोग। और इसी रिलेशन से हम सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और रैंकाइन वगैरह में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के बारे में था और इसके अलावा कहना चाहिए आप टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में था।
ठीक है। जनरली टेम्परेचर या तापमान को एक और चीज से मापा जाता है जिसको हम कहते हैं थर्मामीटर। ठीक है। थर्मामीटर में उपयोग किया जाने वाला जो कहना चाहिए मेटल होता है उसको हम मरकरी कहते हैं, और मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है ना, मरकरी को पारा भी कहते हैं। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। अब यहाँ पर थर्मामीटर के 3 वेरिएंट होते हैं। अगर हम थर्मामीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, थर्मामीटर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे पहला होता है, इसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। दूसरा होता है, एक कहलाता है इसको इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर ये होता है जैसे थर्मिस्टर वगैरह होते हैं ना, उसमें उपयोग किया जाता है, या थर्मो रजिस्टर्स होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। एक और होता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट थर्मामीटर, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट गैस वॉल्यूम थर्मामीटर कहलाता है। तो इस तरह से ये 3 तरह के थर्मामीटर्स होते हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बारी आती है थर्मल एक्सपांशन की। ठीक, तो यहां पर हम थर्मल एक्सपांशन की बात कर लें थोड़ा सा। थर्मल एक्सपांशन का मतलब क्या है? तापीय प्रसार कहलाता है। तापीय प्रसार का मतलब होता है किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसमें होने वाला हीट का कहना चाहिए हीट का ट्रांसमिशन, वह कहलाता है तापीय प्रसार। तो ऊष्मा के कारण किसी वस्तु का प्रसार तापीय प्रसार कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी ऑब्जेक्ट को ले लो, हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें प्रसार देखने को मिलता है, एक्सपांशन देखने को मिलता है। एक्सपांशन को 3 तरह से डिवाइड किया जाता है या 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन को हम रेखीय एक्सपांशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर एक्सपांशन क्या कहलाता है? रेखीय विस्तार। सुपरफिशियल एक्सपांशन है, सुपरफिशियल एक्सपांशन को हम कहते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम को हम कहते हैं आयतन प्रसार। बहुत ही सिंपल है, नाम में ही काम छुपा है। अगर हम रेखीय प्रसार की बात कर रहे हैं, रेखीय प्रसार या रेखीय विस्तार का संबंध सीधा सीधा किसी भी ऑब्जेक्ट, या मान लेते हैं कोई सॉलिड है या कोई ठोस वस्तु है, उसको हम गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है, जब किसी भी वस्तु को हम गर्म करेंगे तो उसमें उसकी लंबाई में क्या होता है, प्रसार होता है, वह कहलाता है लीनियर एक्सपांशन। उदाहरण के लिए जैसे किसी भी चीज सॉलिड को ही ले लो, उसको गर्म किया जाए, है ना। फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन में अगर हम बात कर रहे हैं, सुपरफिशियल, तो यहां पर नाम में ही काम छुपा है, क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार का मतलब क्या होता है, यहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को गर्म किया जाएगा, उसमें ऊष्मा प्रदान की जाएगी, तो वहां पर उसके क्षेत्र में प्रसार होगा, है ना, उसका जो क्षेत्रफल है वह बढ़ेगा। वहीं अगर हम किसी वस्तु को गर्म करें तो वॉल्यूम में अगर परिवर्तन हो रहा है या प्रसार हो रहा है तो उसको वॉल्यूम एक्सपांशन कहते हैं। तो ये तापीय प्रसार के 3 रूप होते हैं, लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, चलो अब बारी आती है स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा हम किसे कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एक
the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस। अर्थात किसी भी पदार्थ का अगर हम इकाई द्रव्यमान ले लेते हैं तो उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस तापमान या ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। उदाहरण के लिए यहां पर लेते हैं हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो हमें यहां पर पता होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ का अगर विशिष्ट ऊष्मा रखा जा रहा है तो उसकी यूनिट होती है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मतलब जल का विशिष्ट ऊष्मा की बात हो रही है तो यहां पर दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहला, 1000 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये पहली वैल्यू हो गई जो हमारे पहले यूनिट के आधार पर है। दूसरी वैल्यू होती है 4000 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4000 है ना, ये हो गया क्या दूसरे यूनिट के हिसाब से वैल्यू। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना, या तो हम 1000 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस कह लें या 4000 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस कह लें। गौर करने वाली बात यह है कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है ये हमेशा अन्य चीजों से अधिक होता है, मींस हायर देन अदर्स। ठीक है, ये क्या होता है, हायर देन अदर्स। अब इसकी इसी विशेषता के लिए जो पानी होता है, ठीक है, वाटर का उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों, तो वाटर का उपयोग ज्यादातर कूलेंट की तरह किया जाता है। और कूलेंट किसमें यूज होते हैं, रेडिएटर में यूज होते हैं। ठीक है, तो रेडिएटर में यूज किया जाता है कूलेंट की तरह, या फिर कह सकते हैं अगर जैसे हॉट वाटर को ले लियो तो ठंडे पानी का है ना। हॉट वाटर की बात करते हैं तो हॉट वाटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, आपने सुना होगा फर्मेंटेशन की एक प्रक्रिया होती है। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन, है ना, उसमें हॉट वाटर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये विशिष्ट ऊष्मा के बारे में था। विशिष्ट ऊष्मा के बाद एक और ऊष्मा होती है जिसे हम कहते हैं क्या, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। ठीक, गुप्त ऊष्मा क्या है, व्हाट इज लेटेंट हीट। सो द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, दिए हुए स्थिर तापमान प्रति इकाई पर जो भी एनर्जी या ऊर्जा को अवशोषित किया जाए या रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए, उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा, या शॉर्ट में हम कह सकें किसी भी वस्तु में छुपी हुई ऊष्मा को। ठीक है, किसी भी वस्तु में छुपी हुई ऊष्मा को ही क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहलाता है। गुप्त ऊष्मा में एक चीज ये देखिए, इसका यूनिट होता है कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी, ये होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। जो आइस है या बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, गुप्त ऊष्मा बर्फ की होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम ये गुप्त ऊष्मा होती है बर्फ की, ये ध्यान रखना। वही पूछा जाता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने के दौरान वह भाप बनकर उठता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम, तो भाप का या भाप के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये कितनी होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा सभी लोग, ये होती है 536 कैलोरी पर ग्राम।
ये याद रखना सभी लोग। तो ये भाप के वाष्पीकरण या फिर कहना चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम होता है 536 कैलोरी पर ग्राम। ये हो गया गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ हीट अर्थात ऊष्मा का प्रसार। ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है? तो बेसिक तौर पर देयर आर 3 मोड्स बाय विच हीट कैन ट्रांसमिट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट को हम 3 हिस्सों में देखते हैं, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 प्रोसेस हैं। कंडक्शन को हिंदी में कहा जाता है संवहन। कन्वेक्शन को हिंदी में कहा जाता है संवहन। कंफ्यूज मत होना, एक संवाहन है और दूसरा संवहन है। रेडिएशन को हिंदी में कहा जाता है विकिरण। ठीक, तो यहां पर संवाहन, संवहन और विकिरण, इन 3 माध्यमों से ऊष्मा का प्रसार होता है। संवाहन की बात करते हैं, कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्शन मतलब क्या हुआ? सपोज दैट कोई एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। सॉलिड की खास बात क्या होती है? हमें पता है ठोस वस्तुओं में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं दे आर टाइटली हेल्ड। वो एक दूसरे से क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं, अर्थात उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है या इंटरमॉलिक्यूलर गैप होता है वह ना के बराबर होता है, एक बहुत पास पास होते हैं ना। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसको हीट करने लग जाएं, है ना, इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट आएगा, एनर्जी रेडिएट होगी और एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे कौन? मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स यहाँ पर हैं। एनर्जी को ऑब्जर्व करने के कारण क्या होगा? वो उछलने लगेंगे। उछलने क्यों लगेंगे भाई? ऊर्जा आ गई ना। ऊर्जा आने के कारण क्या होगा? अब इनमें क्या है? भागने की इच्छा होगी। जैसे बहुत ज्यादा जोश आ जाता है तो आप दौड़ लगा देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जब कभी भी इनमें एनर्जी आती है तो यह क्या करने लगते हैं? मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। चूंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर गैप बिल्कुल भी नहीं होता, इसीलिए वह अपनी जगह पर वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेशन के कारण एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। ऐसी प्रक्रिया को हम संवाहन या कंडक्शन कहते हैं। सो कंडक्शन को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का प्रसार वस्तु में व्याप्त पार्टिकल्स या कणों के प्रसार के बिना ही होता है, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जब हीट ट्रांसमिट हो तो वह कंडक्शन कहलाएगा। उसी तरह से संवहन की बात करते हैं। संवहन में जैसे नदी तालाब में पानी भरा होता है और सूर्य की गर्मी जब उस पर पड़ती है ना, तो सूर्य की गर्मी के पड़ने के कारण उस भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। आपने क्या देखा? भाप बनकर ऊपर उठता है। भाप क्या है? मैटर है, अवस्था होती है पदार्थ की। ठीक है, तो वहां पर जो पार्टिकल्स पाए जा रहे थे पानी में, वह पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? एक्चुअली में मूवमेंट हो रहा है उनका, भाप बनकर ऊपर उठ रहे हैं। सो द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज सीन, अर्थात जिसमें पाए जाने वाले कणों का एक्चुअल में मूवमेंट देखा जाए, वास्तविक रूप से उनमें गति होती है, वही कहलाता है संवहन। और तीसरी चीज है विकिरण मतलब रेडिएशन। जैसे सूर्य से आने वाली सोलर रेडिएशन तो अपने साथ गर्मी लेकर आती है। वहीं दूसरी ओर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी होता है, मतलब पृथ्वी से ऊपर जाता है जब, है ना, तो वहां पर भी हीट का रेडिएशन होता है। इसी को हम रेडिएशन या विकिरण कहते हैं। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ट्रांसमिशन ऑफ हीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, अभी तक हमने हीट के बारे में कुछ चीजें सीखी, अब हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था थर्मोडायनामिक्स को हम हिंदी में ऊष्मा गतिकी भी कहते हैं। ऊष्मा गतिकी। अब ये ऊष्मा गतिकी क्यों कहलाता है?
उसका भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक्स है एक्चुअली में इसका निर्माण दो शब्दों से हुआ है। एक होता है थर्मोस, ठीक है, दूसरा होता है डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट या फिर ऊष्मा, और डायनामिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन। तो यहां पर सिंपली क्या कह सकते हैं हम, स्टडी ऑफ मोशन क्या है, गति का अध्ययन कहलाता है। अर्थात ऊष्मा गतिकी क्या हुआ, ऊष्मा के गति का अध्ययन, ठीक है। अर्थात स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। ये बेसिक तौर पर फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम हीट और दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं उनको समझना होगा। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, सराउंडिंग है, सिस्टम है और बाउंड्री है। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है या इनको हम कैसे समझेंगे। सिस्टम क्या है, सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जिसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। अर्थात सिस्टम एक ऐसा भाग है ब्रह्मांड का जिसे हम ऑब्जर्वेशन में रखे हैं। अब इस सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो इस सिस्टम को छोड़ने के बाद बाकी जो बचा पार्ट होगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट या रेस्ट ऑफ द पार्ट कहलाता है सराउंडिंग, है ना। मतलब अगर सिस्टम को छोड़ दें तो बाकी जो भी बचा, उदाहरण के लिए जैसे जिस रूम में आप लोग बैठकर पढ़ रहे हैं उस रूम को हम एक सिस्टम लेते हैं। रूम क्या है, दीवारों से घिरा है, दीवार क्या हो गई, उसकी बाउंड्री हो गई। और बाउंड्री के बाहर चाहे आपका गलियारा हो, गैलरी हो, आपका आंगन है, आपका मोहल्ला, गली, जिला, देश, प्रदेश, ये सारी चीजें जो हैं ये सब किस में आ जाते हैं, सराउंडिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अब इस सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली जो चीज होती है उसी को हम बाउंड्री कहते हैं। अब बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, सिस्टम और बाकी जो पार्ट है सराउंडिंग, इन दोनों को अलग करने वाली चीज। ये तीन चीजें हमेशा याद रखना, इन्हीं तीनों चीजों पर बेस्ड होती है थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है वो तो आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सिस्टम के प्रकार के बारे में। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की क्या खास बात है, ओपन सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हीट या एनर्जी और साथ ही साथ मैटर, ठीक है, हीट एनर्जी या कहना चाहिए ऊष्मा और पदार्थ, इन दोनों का ट्रांसफर होता है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा तंत्र जिसमें ऊर्जा और पदार्थ दोनों का ट्रांसफर या स्थानांतरण होता है उसी को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। उदाहरण के लिए हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक ओपन सिस्टम होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। या फिर सिंपली अगर हम कहें बॉइलिंग वाटर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर। अब मान लेते हैं पानी उबलने के लिए आपने किसी तपेली में या फिर किसी बाउल में रखा है और उसमें ढक्कन नहीं लगाया, ठीक है, तो यहां पर जो पानी गर्म हो रहा है, ठीक, यहां पर आप भाप बनकर उड़ते हुए देखेंगे। अब यहां पर हीट का एक्सचेंज कैसे हो रहा, आपने आग लगाई, आग गर्म कर रहा है इस पॉट को, इस पॉट को गर्म होने के बाद वह हीट ट्रांसफर हुआ पानी में, और पानी में ट्रांसफर होने के बाद उसको गर्म किया,
धीरे धीरे वह बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ा और उबलना शुरू होकर वह भाप बनकर ऊपर उठने लग गया। यहाँ पर मैटर का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ, पदार्थ का स्थानांतरण होता है, ठीक है। और एनर्जी का ट्रांसफर तो हो ही रहा है, पहले बर्नर से बर्तन में गया, फिर बर्तन से जल में गया, जल से फिर भाप बनकर ऊपर उठ गया। तो इसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब होता है कि यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है, ठीक है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बट नॉट मैटर। यहां पर मैटर या पदार्थ का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है इसका एक प्रेशर कुकर, ठीक है। प्रेशर कुकर जो है खाना पकाने में यूज होता है आपके घरों में, ठीक है। वहां पर आप देखते हैं कि जब हम कुकर को चढ़ाते हैं चूल्हे पर तो उसमें हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है, पहले मेटल में और फिर उसके अंदर जो चीज, लेकिन वहां पर मैटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसीलिए इसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं, ये ध्यान रहे। तीसरी चीज आती है, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, पृथक। पृथक मीन्स होता है इसमें ना तो हीट है ना, नीदर हीट और एनर्जी नॉर मैटर, ना तो किसी प्रकार की ऊर्जा और ना ही किसी प्रकार के पदार्थ का ट्रांसफर होता है, उसी को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है थर्मस फ्लास्क, ठीक है। थर्मस फ्लास्क आप सभी ने यूज किया होगा, बहुत सारे ऐसे फ्लास्क आते हैं, बॉटल्स आते हैं आजकल, जिसमें आप गर्म पानी रखो तो वो गर्म रहता है, गर्म चाय रखो तो गर्म रहती है ना। इसके अलावा अगर आप उसमें ठंडा पानी रख देते हैं तो वह ठंडा ही रहता है, मतलब वहां से ना तो ऊर्जा जा रही है और ना ही पदार्थ जा रहा है, तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गए। अब बात आती है किसके, सिस्टम के गुण, भाई प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, इसको भी तो समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है यहां से, है ना। तो प्रॉपर्टीज में दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव मतलब होता है व्यापक और इंटेंसिव मतलब होता है गहन, ठीक है। तो ऐसे गुण जो व्यापक और गहन हो उन्हीं को हम इसके एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसी भी सिस्टम को अगर हम जितना ज्यादा बड़ा करते जाएंगे तो वह सिस्टम का मास और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, अर्थात वह सिस्टम की व्यापकता पर निर्भर करता है, सिस्टम की व्यापकता पर निर्भर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसी चीजें होंगी, मास अर्थात द्रव्यमान, वॉल्यूम अर्थात आयतन, इसका इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी ये हो गया। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एंट्रोपी का, एंथैल्पी का, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, these all are considered to be the extensive properties। इनको हम किस में रखते हैं, व्यापक गुण में रखते हैं। अब बात आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, यहां पर सिस्टम की व्यापकता पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है, सिस्टम की व्यापकता पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे किसी भी सिस्टम में होने वाला जो प्रेशर है, दाब, उसका हम क्या कहते हैं, डेंसिटी को ले लो, घनत्व को ले लो। किसी भी सिस्टम का मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसका क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, और बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक बिंदु, इन सभी को किस में रखा जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में रखा जाता है। इसके अलावा भी इसमें होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा विस्कोसिटी का।
विस्कोसिटी मतलब होता है श्यानता, ठीक है। इसको भी किस में रखते हैं हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो जो चीजें आपको बताई गई हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग, है ना। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स ही ज्यादातर पूछा जाता है, ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब होता है किसी भी सिस्टम में होने वाले चेंजेस, उसी को हम उसका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ पैरामीटर्स को रखा जाता है और जनरली ये पैरामीटर्स जो हैं ये 3 तरह के होते हैं, है ना, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक। पीवीटी से डिनोट किया जाता है इनको। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये 3 पैरामीटर्स। अब इन पैरामीटर्स में किसी भी प्रकार का अगर चेंज होता है, ठीक है, कोई भी परिवर्तन होता है तो सिस्टम में भी परिवर्तन हो जाता है। भाई प्रेशर चेंज कर देंगे तो सिस्टम में परिवर्तन हो जाएगा, अगर वॉल्यूम चेंज कर देंगे, उसका आयतन परिवर्तित कर दिया आपने, तो सिस्टम अपने आप परिवर्तित होगा। उसी तरह टेम्परेचर को भी परिवर्तित कर दीजिए तो सिस्टम में भी परिवर्तन हो जाएगा। जब कभी भी इन पैरामीटर्स में परिवर्तन आता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में परिवर्तन आता है, तो वहां पर जो सिस्टम उपयोग में लाया जा रहा है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यही कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को 4 प्रकार से समझा जाता है। 4 प्रकार कौन कौन सा? पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं समतापीय प्रक्रिया। दूसरा होता है आइसोबारिक प्रोसेस, इसको कहते हैं समभारिक प्रक्रिया। तीसरा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रक्रिया। और चौथा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रिया। एक एक करके सभी को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर लें। आइसोथर्मल प्रोसेस मींस, आइसो मतलब होता है एक जैसा या समान, थर्मल का मतलब होता है हीट या कहना चाहिए टेम्परेचर। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तापमान को कांस्टेंट रखा जाए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तापमान को कांस्टेंट रखा जाता है, उसी को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जैसे यहां पर हम 2 सिस्टम ले लेते हैं, इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, ठीक है भाई। 3 पैरामीटर है। अब अगर इसमें हम देखें कोई चेंज आ रहा है तो कैसे आएगा? परिवर्तन होने के बाद प्रेशर जो है वह P2 में परिवर्तित हो गया, ठीक है, वॉल्यूम V2 में परिवर्तित हो गया। चूंकि टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है, स्थिर है, तो टेम्परेचर तो T1 ही रहेगा। नतीजा क्या निकला? चेंज इन टेम्परेचर, ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। तो डेल्टा T बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा, अर्थात वहां पर किसी भी प्रकार के तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यहां पर गौर किया जाता है जब कभी भी किसी सिस्टम में आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो वहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रिया की विशेषता होती है। उसके बाद दूसरा है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में हम देखते हैं यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाता है, ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए मींस, अगर 2 तरह के सिस्टम हैं, फिर से वही चीज है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। अब अगर इसमें कोई परिवर्तन आ रहा है तो यहां पर चेंज हो जाएगा
है ना। प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो जाएगा और टेम्परेचर चेंज होकर T2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। ये भी ध्यान में रखना, आइसोबारिक प्रोसेस है ना, यहां पर प्रेशर जो है कांस्टेंट है ऑलरेडी, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस अर्थात सम आयतनिक प्रक्रिया। सम आयतनिक प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया जाता है, ठीक है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने पर प्रोसेस जो है उसी तरह से काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर हम ले लेते हैं एक सिस्टम, वही P1, V1 एंड T1, एक चेंज होने के बाद क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आयतन स्थिर है उसका, तो प्रेशर P2 में परिवर्तित हो जाएगा, वॉल्यूम वैसे का वैसा रहेगा और टेम्परेचर T2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया। इसी को हम कहते हैं क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस या सम आयतनिक प्रक्रिया। यहां पर एक बात गौर करने वाली ये है कि यहां पर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, ठीक है, और वहां पर वर्क डन थोड़ा बहुत होता है। ये हमेशा याद रखना, वर्क डन होगा और इंटरनल एनर्जी में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस, या इसी को हम रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रिया जो है एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें किसी भी प्रकार के हीट का ट्रांसफर नहीं होता है ना। मतलब कहना चाहिए कि जो हीट या ऊष्मा है इसका हस्तांतरण ना के बराबर होता है, तो यहाँ पर जो Q है या हीट, वह चेंज इन हीट 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये समहाउ आइसोलेटेड सिस्टम आपको याद आ रहा होगा, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम के जैसा ही होता है, किसी भी प्रकार के हीट या मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। तो ये रुद्धोष्म प्रक्रिया या एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। यह परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम में देखा जाता है, विच इज ऑल्सो आइसोलेटेड सिस्टम। ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिक तौर पर यहाँ पर 4 प्रकार के लॉज होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉज होते हैं तो 3। थर्मोडायनेमिक्स में इस लॉ को हम ज़ीरॉथ लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है, ज़ीरॉथ लॉ या शून्यांकी का नियम। शून्यांकी का नियम अर्थात यहां पर इस नियम के अनुसार देखा जाए, इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो 3 सिस्टम होते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल यहां पर 3 सिस्टम ले लिया हमने, ये C हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। अब मान लेते हैं कि टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C, ये पहला हो गया। टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C, ये दूसरा हो गया। तो 1 और 2 इक्वेशन को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर ऑफ A बराबर टेम्परेचर ऑफ B बराबर टेम्परेचर ऑफ C, ये हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, तो शून्यांकी का नियम या ज़ीरॉथ लॉ यही कहता है कि अगर 2 वस्तुएं हैं उनमें समान ऊष्मा है और उन दोनों के साथ एक असमान ऊष्मा वाले वस्तु को रखा जाए तो ऊष्मा का प्रसार इतना तब तक होगा जब तक कि वह तीनों ही सिस्टम आपस में एक जैसा थर्मल इक्विलिब्रियम ना बना लें। तो यह कहलाता है ज़ीरॉथ लॉ या शून्यांकी का नियम। उसके बाद नेक्स्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है या ऊर्जा संरक्षण का नियम के रूप में जानते हैं। और यह नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहां पर उदाहरण ले लो, जैसे कि एक डैम है, डैम में पानी भरा होता है, ये आपको भी पता है। यहां पर क्या है, स्थिर अवस्था में है, मतलब यहां पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, डैम के गेट खोल दिए गए तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है पहुंच गया कहां, गेट से बाहर निकल रहा होता है और काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो गया। इस गेट पर ही टरबाइन लगा होता है, जो पानी गेट से गुजरता है वह टरबाइन को बहुत जोर से घुमाता है, तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हुआ। काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन घूमा और टरबाइन घूमता है तो वह जुड़ा होता है जनरेटर से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जनरेटर में पहुंचा और जनरेटर से वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो गया। आपने देखा कि पहले वह पोटेंशियल था, स्थिर था, फिर वह गतिज हो गया और गतिज से फिर वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स सेम, हमेशा एक जैसा होता है। यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। आगे देखते हैं। अब बारी आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो यहां पर आपके सामने एक एक्सप्रेशन है, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये पहला नियम का एक्सप्रेशन है। जनरली इसको हम ऊष्मागति को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा मतलब जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है और उसमें पाई जाने वाली ऊष्मा के योग के द्वारा बताया जाता है वहां पर कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब अगर वर्क डन या कार्य की बात होती है तो वर्क डन है क्या, एक्चुअली में वर्क डन क्या है थर्मोडायनेमिक्स में। वर्क डन होता है एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, है ना। अर्थात किसी भी सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ना, किसके कारण, सॉरी, सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, उसके कारण एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क या कार्य का होना थर्मोडायनेमिक्स में। अब किसी को कार्य करना है, मान लेते हैं यहां पर एक पिस्टन है, एक इंजन है, इंजन में लगा हुआ पिस्टन आप सभी ने देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है और इसका मूवमेंट अप एंड डाउन होता है। अब अगर देखा जाए तो यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर है और यहां पर इंटरनल प्रेशर है, मतलब गैस होगी उसके अंदर। तो बाहरी दाब और आंतरिक दाब के बीच में क्या है, रिलेशन को समझना है। अब जैसे ही ये नीचे की तरफ आता है तो आंतरिक जो गैस है उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो वहां पर क्या है, एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं संपीड़न, कंप्रेशन। ठीक है, और जब यह ऊपर की तरफ जाएगा तो वहां पर कंप्रेशन के बाद दूसरा आता है जिसको कहते हैं एक्सपांशन। ठीक, कंप्रेशन और एक्सपांशन दोनों ही कंडीशन कब होगा, कंप्रेशन तब होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर बड़ा होगा, किससे, जो आंतरिक गैस है उससे, है ना, इंटरनल प्रेशर से। और एक्सपांशन कब होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर छोटा होगा इंटरनल प्रेशर से। अब यहां पर कार्य का होना कैसे माना जाता है, मान लेते हैं कि सिस्टम में किया गया कार्य या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम, अर्थात कंप्रेशन। जैसे ये जब इसको प्रेस करेगा तो वह हमेशा यहां पर वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक्सपांशन होगा तो वहां पर हमेशा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो जाता है।
ये पूछा गया है एग्जाम्स में, इसीलिए बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला नियम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किसके बारे में बात की जाती है? एफिशिएंसी के बारे में बात की जाती है, अर्थात किसी भी इंजन की एफिशिएंसी के बारे में बोला जाता है। यहां पर यह बोला गया है कि कोई भी इंजन इतना एफिशिएंट नहीं है कि वह 100% वर्क कर सके, है ना। इसके लिए दो स्टेटमेंट है, एक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट है। कैल्विन प्लैंक कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ हॉट बॉडी इनटू वर्क, है ना। मतलब ऊष्मित या ऊष्मीय शरीर से निकाले गए सभी तापों को कार्य में बदलना इम्पॉसिबल है, या फिर कहना चाहिए कि असंभव है। 100% एफिशिएंसी तो किसी में नहीं होता। दूसरी चीज आती है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहते हैं? क्लॉसियस का कहना है कि इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क बाय एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेस। अर्थात किसी भी सिस्टम में हम तब तक यह नहीं देखते कि ऊष्मा ठंडे से गर्म की तरफ जाए जब तक कि उसमें हम अलग से कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ये तीन चीजें हैं जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर काम करते हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट के आधार पर काम करते हैं, ध्यान रखना। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहता है ना। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट्स ऑल अबाउट द एब्सोल्यूटनेस, मतलब कहना चाहिए कि अत्यांतिक रूप से। इसका कहना है कि द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट सिस्टम is zero when the temperature of the system is equal to absolute zero। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यहां पर कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि एंट्रोपी को बताया गया है, फिर उसके बाद एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज जीरो, है ना, जब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हो गई, एंट्रोपी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और तीसरी चीज आती है इसमें क्रिस्टल्स, या फिर इन्हीं को हम एब्सोल्यूट क्रिस्टल भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट क्रिस्टल इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को एब्सोल्यूट क्रिस्टल्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें ये तीन चीजें हैं। एंट्रोपी क्या है भाई? एंट्रोपी मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी अनअवेलेबल टू डू वर्क। किसी कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा है वह अनअवेलेबल है, उसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी हमेशा क्या होता है? इरेगुलर होता है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब होता है क्या? -273 डिग्री, और ये -273 डिग्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता है। ठीक है, तो यहां पर एंट्रोपी कभी भी रेगुलर नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता, पहली चीज। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पाना मुश्किल है, और एब्सोल्यूट क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो कि ऊष्मा प्राप्त करने पर एक दूसरे के कार्य प्रणाली को डिस्टर्ब किए बिना ही अपना कार्य करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट क्रिस्टल। तो ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं बना जिसमें हम ऊष्मा रखें और उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना अपना कार्य करते रहें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट, कहना चाहिए कि ये थोड़ा सा एक कहना इमेजिनरी हो जाता है ये नियम, है ना। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर तीन चीजें बताई गई, एब्सोल्यूट क्रिस्टल्स, एंट्रोपी और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में है, ध्यान रखिएगा। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलिए ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम जो कि हमने अभी देखा, तो ध्यान रहे आप सभी को, एक आदर्श निकाय की एंट्रोपी शून्य होती है जब निकाय का तापमान निरपेक्ष शून्य के बराबर हो जाता है।
ठीक है, तो दिस इज इट। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आई होंगी चीजें। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले सेक्शन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं जल्दी।